हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवाब रब्बानी और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, बट उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या चाह रहा है कहना। ये एक सिस्टम है दो डाइपोल का। आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर यहाँ पर इस पॉइंट पर एक -2q चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट पर +q और इस पॉइंट पर +q। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो डाइपोल सेटअप हो गया, यानी एक डाइपोल मोमेंट तो इधर सेटअप हो गया नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और एक डाइपोल मोमेंट इधर सेटअप हुआ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये P1 मान लो और ये P2 मान लो। लेकिन P1 और P2 कैसे सेटअप हुआ आप देख लो, चूँकि यहाँ पर -2q चार्ज है और ये +q है और ये +q है, तो दो डाइपोल कैसे सेटअप हुआ आप देख लो। -2q को हम डिवाइड कर सकते हैं -q प्लस -q में, उसको दो -q में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक -q और एक +q इधर बना लेगा एक डाइपोल, यानी ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इधर हो जाएगा, और एक डाइपोल इधर सेटअप हो जाएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा P2। लेकिन आप चूंकि देख रहे हो कि इस डाइपोल का भी लेंथ L है और इस डाइपोल का भी लेंथ L है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो इस डाइपोल के कारण है, इस डाइपोल के पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, इस डाइपोल के पास भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q ही है। इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल डाइपोल है। आइडेंटिकल डाइपोल जैसे होगा इट मीन्स इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये P1 और ये P2 अगर मानना तो ये दो डिफरेंट वेक्टर्स है, लेकिन दो डिफरेंट वेक्टर्स तो है बट दो डिफरेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन है और उनके बीच का एंगल कितना है, वो एंगल भी दिया हुआ है। उनके बीच एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आप P1 अगर फाइंड आउट करना तो P1 कितना होगा, मैग्नीट्यूड इधर वाले का P1, मैग्नीट्यूड कितना है इधर वाले डाइपोल का, चार्ज ऑफ डाइपोल कितना है Q, और लेंथ ऑफ डाइपोल L है, तो Q इंटू L। और इधर वाले डाइपोल का अगर डाइपोल मोमेंट आप फाइंड आउट करना तो वो नेगेटिव टुवार्ड्स पॉजिटिव होगा, और वो क्या होगा P2। ये भी क्या होगा, इसमें चूँकि आप -2q में -q इधर और -q इधर डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने, तो इधर का -q और ये +q, तो चार्ज ऑफ डाइपोल कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, इधर चार्ज का, और लेंथ ऑफ डाइपोल L। तो आपको पता चल गया होगा कि P1 और P2 दोनों बराबर है, और वो दोनों किसके बराबर है, QL के। इसी को हमने क्या बोल दिया, P। इसी को हमने क्या बोल दिया, P, जो आपको यहाँ दिख रहा है। P1 = P2 = Q इंटू L। अब आप देखो तो P1 और P2 दोनों को हमने क्या मान लिया, P। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना कुछ नहीं है। अब आपके पास दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इधर भी P है और इधर भी P है, और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब आपको तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर का, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 डिग्री। ठीक है, और ऐसा जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि p² प्लस p² क्या हो जाएगा, 2p², और यहाँ पर भी 2p इंटू p क्या है, p², और ये हाफ हो जाएगा, तो हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3p² रूट के अंदर आएगा, तो √3 इंटू p आ जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। अब देखो P1 P2 क्या हमने फाइंड आउट कर लिया, इसलिए रिजल्टेंट यहाँ पर इसी तरह निकाला है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, a² दो वेक्टर के b² प्लस 2ab cos थीटा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, वही यूज़ किया हमने।
ठीक है, तो √3p आया, यानी p का मतलब q इंटू एल, √3 इंटू क्यू इंटू एल। अब आप देखो एक चीज़, दोनों वेक्टर का स्ट्रेंथ क्या था, बराबर था। इधर भी क्या है, p है, और इधर भी क्या है, p है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा, ये पी आर होगा, पी आर का डायरेक्शन ये होगा, और ये एकदम बीच से जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और इधर वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, यही वो रिजल्टेंट है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इन द गिवन फिगर शोन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ये कोई स्क्वायर है ABCD, जिसके A कॉर्नर पे +Q, B कॉर्नर पे -Q, C कॉर्नर पर +Q और D कॉर्नर पे -Q चार्ज है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटर पे नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितना सारा डाइपोल सेटअप होगा, आप देखो हर कॉर्नर पर आपको देखना होगा। इस कॉर्नर पे देखते हैं, इस कॉर्नर पे जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और वो होगा Q इंटू ए। ठीक है, ये P1 हो गया, या P मान लो, क्योंकि सब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब इस कॉर्नर पे देखो कैसा डाइपोल, इधर ये भी क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू ए। अब आप इस कॉर्नर पे फिर से देखो, ये इधर इस कॉर्नर पर देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक डाइपोल तो इधर सेटअप होगा, P इज इक्वल टू आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू Q इंटू ए, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एक डाइपोल इधर सेटअप होगा Q इंटू ए, और ये भी P होगा, यानी सब तो बराबर होगा, इसलिए P ही लिख दिया सबको। ठीक है। अब आप देखो एक चीज़ कि इस कॉर्नर पर देखो दो डाइपोल है सेम मैग्नीट्यूड का, तो उसका रिजल्टेंट तो इधर आएगा PR, और वो हो जाएगा √p² प्लस p², यानी √2p हो जाएगा, यानी √2q इंटू ए हो जाएगा। ठीक है। अब इस कॉर्नर पर आप देखो, यानी सेंटर पर एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, और ठीक है, अब इसका और इस डाइपोल मोमेंट का भी रिजल्टेंट इधर जाएगा, यानी ये भी PR हो गया, और वो भी क्या होगा, √2 इंटू पी ही होगा। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, √2p इधर भी, √2p इधर भी, 0 हो जाएगा। क्लियर। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। इधर एक डाइपोल है P, इधर एक डाइपोल मोमेंट है P, और इसका रिजल्टेंट यहाँ पर ऐसे आ रहा है, और वो आ रहा है √2p। ठीक है। और P का मान तो आप सब पता है, Q इंटू ए होगा सारे का। ठीक है। अब आप देखो एक डाइपोल मोमेंट तो इधर है P, और एक डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका भी रिजल्टेंट एकदम बीच से जाएगा और ऐसे होगा, और ये भी होगा √2p। अब आप सेंटर पे देखो, सेंटर पे दो इक्वल डाइपोल मोमेंट है, एक इधर और एक इधर, तो नेट क्या हो जाएगा, P नेट, सेंटर पे P नेट विल बी 0। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन में जो होगा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट एट द सेंटर विल बी, यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा सेंटर पे विल बी 0 होगा। आई थिंक क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये सामने आपको दिख रहा है, इस सिस्टम में क्या है, इस पॉइंट पर तो +4q है, इस पॉइंट पर +q है, और ये इंटरसेक्शन जो है उस पर कितना चार्ज रखा हुआ है, -5q। ठीक है। तब आपको इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। इस चीज़ को आप देखो ऐसे, ये दिया हुआ है कुछ ऐसा, यहाँ पर -5q चार्ज है,
और यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस 4Q। और इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। और इस लाइन का लेंथ ए दिया हुआ है और इस लाइन का भी लेंथ ए दिया हुआ है। तब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। यहाँ पर इस चार्ज को देख के और इस चार्ज को देख के आपको क्या करना है, इस -5Q को ब्रेक करना है। इस -5Q को आप ब्रेक कर लो -4Q प्लस -Q में, ऐसे ब्रेक कर लो। तो इसका जो इस -5Q का -Q जो होगा ये वाला, वो तो एक इधर डाइपोल बना लेगा और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा P। और इस -5Q का 4Q जो होगा वो इधर बना लेगा डाइपोल, और इसको आप P' मान लो। ठीक है, तो P का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करना, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर इसका ये क्या होगा, आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल Q इंटू ए। और P' का वैल्यू अगर आप निकालना, तो चूँकि यहाँ पर +4Q है और इस -5Q का -4Q यहाँ पर है, तो इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा आइदर चार्ज का 4Q और लेंथ ऑफ डाइपोल तो ये ए ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो P' है वो P का वैल्यू कितना होता है, कितना है, Q इंटू ए, तो ये 4 इंटू P हो जाएगा, यानी P' अकेले 4P के बराबर है। ठीक है, तो अब आपके पास दो वेक्टर है, एक P' है और एक P है। ठीक है, और उसके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर? तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि 4P का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और P का स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो जो रिज़ल्टेंट आएगा वो एक्चुअल में किधर शिफ्टिंग होगा, बीच में तो होगा नहीं, उसका शिफ्टिंग किधर होगा, रिज़ल्टेंट इधर होगा शिफ्टिंग। इधर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उधर ही होगा ना, तो PR यानी रिज़ल्टेंट का शिफ्टिंग इधर होगा टुवार्ड्स दिस। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो P क्या आया था, P आया था Q इंटू ए, और P' क्या आया था 4 इंटू QA, यानी 4 इंटू P आया था, ये आया था P', सॉरी ये आया था P'। ठीक है, तो आपके पास P' हो गया और P हो गया। थीटा उनके बीच कितना था, 60 डिग्री, ये था थीटा। तो आप रिज़ल्टेंट तो आराम से निकाल सकते हो। रिज़ल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P रिज़ल्टेंट कैसे निकालते हो, √A² प्लस B² प्लस 2P इंटू P' इंटू कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको पुट कर सकते हो, इसके वैल्यू को, P² प्लस P' को क्या लिखना, 4P का स्क्वायर प्लस 2P इंटू 4P इंटू कॉस 60 का वैल्यू हाफ, यानी कितना हो गया, P² प्लस 16 P²। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, प्लस 4P²। इसलिए P रिज़ल्टेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 21, रूट के अंदर 21 P², और ये जो आ जाएगा √21
पी, ठीक है, √21 पी आ जाएगा। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को हमने यहाँ पर एकदम सही से किया हुआ है। सबसे पहले हमने p और p' को कैलकुलेट किया, ठीक है। इस -5q को हमने ब्रेक किया, दो चार्ज में एक डाइपोल इधर आ गया और एक डाइपोल इधर आ गया। p और p' उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, वो हमने इसमें यूज़ किया और आ गया टोटल 21 p², p का वैल्यू q इंटू ए, तो √21 q इंटू ए आया। और इसका रिजल्टेंट जो है वो बीच से नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बीच से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर बराबर होता दोनों मैग्नीट्यूड में डाइपोल मोमेंट तभी तो बीच से जाता। तो शिफ्टिंग टुवार्ड्स इधर डाइपोल मोमेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उधर ही शिफ्ट होगा रिजल्टेंट, ठीक है। कितने एंगल पे होगा ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा सवाल है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, चूँकि ये जनरल ट्रेंड से हट के है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का फाइंड आउट करने बोला गया है। ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ही सवाल है, लेकिन एक तो इसमें पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पे रखा हुआ, और दूसरा कोई क्वार्टर पार्ट है किसी रिंग का, उस पर डिस्ट्रीब्यूट है। यानी यहाँ पर एक तो पॉइंट चार्ज है, ये वाला कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये वाला तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये वाला जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। ये कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज नहीं बोल सकते हो, ये पॉइंट चार्ज है। ये क्या है, पॉइंट चार्ज। तो ऐसे कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं वो देखना है आपको, ध्यान देना। हमको क्या करना होगा, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है इस पर हम, ये क्या है, एक आर्क है, किसी सर्किल का कितना पार्ट है, क्वार्टर पार्ट, हाफ का हाफ पार्ट है। तो इस सर्किल के क्वार्टर पार्ट पे हमको क्या लेना होगा, एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस क्यू तो कंप्लीट पार्ट पे है ना। उस एलिमेंट पे एक छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, ठीक है। और इस माइनस क्यू से भी हमको छोटा सा चार्ज निकाल लेना होगा, माइनस डी क्यू। तब एक एलिमेंट्री डाइपोल बनेगा। उसका डाइपोल मोमेंट अगर आपने निकाल लिया, देन आप उसको इंटीग्रेट करना, तब आएगा। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिमाग लगाना है, आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, चूँकि ये आर्क कैसा है, लीनियर है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। और वो लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज तो क्यू है और लेंथ इसका कितना होगा, इस आर्क का लेंथ पाई आर का हाफ, ठीक है। तो लेमडा का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2q/πr। इसको आपको याद रखना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या आ गया वैल्यू, 2q/πr। आपको क्या करना है कि इस ओरिजिन से एक थीटा एंगल पर हमको एक छोटा सा एलिमेंट काटना है। और छोटा सा एलिमेंट जैसे आप काटेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये छोटा सा एंगल आएगा यहाँ पर। इस एंगल का नाम क्या होगा, ये तो चूँकि छोटा सा होगा, इसको क्या बोल देना आप, डी थीटा। यानी थीटा एंगल पे आपने एक छोटा सा एंगल लिया, डी थीटा, ठीक है। अब डी थीटा की वजह से यहाँ पर ये जो मिला आपको, ये एक एलिमेंट मिला, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा आपको पता है, एंगल। इस एलिमेंट का लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको पता है एंगल का जो एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन
रेडियस होता है। तो ये जो एलिमेंट्री आर्क आया ये वाला, ये छोटा सा आर्क होगा जो स्ट्रेट होगा लगभग, ठीक है। तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा, उस आर्क का जो लेंथ होगा वो छोटा सा आर्क यानी एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आर डी थीटा, ठीक है। अब इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ का चार्ज आपने निकाल लिया है 2q/πr, तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू डी थीटा से, ठीक है। तो लेमडा को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस एलिमेंट का चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू उस एलिमेंट का लेंथ क्या था, आर डी थीटा, ठीक है। अब इस लेमडा का वैल्यू क्या आया था, 2q/πr, और यहाँ पर आर डी थीटा, ठीक है। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो डी क्यू का वैल्यू क्या आ गया, डी क्यू का वैल्यू आ गया 2q डी थीटा/π, दिस क्लियर। अब आप देखो इस माइनस क्यू में से छोटा सा पार्ट ले लो, माइनस डी क्यू। अब यहाँ से हम कितने एंगल पे एलिमेंट लिए थे, यहाँ से हमने एक एंगल लिया था थीटा, और यहीं पर एक एलिमेंट हमने काट लिया था, ठीक है। और इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, प्लस डी क्यू, और ये डी क्यू आपने निकाला हुआ है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर इस माइनस डी क्यू और इस प्लस डी क्यू के बीच में एक डाइपोल सेटअप हो गया जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो गया, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये छोटा सा डाइपोल सेटअप हो गया डीपी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि डी क्यू का वैल्यू, ठीक है, यहाँ हमने क्या क्या फाइंड आउट किया हुआ है वो जल्दी से देख लेते हैं। हमने लेमडा फाइंड आउट किया हुआ है, लेमडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका कितना फाइंड आउट किया था, 2q/πr, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया था, ठीक है। ये एलिमेंट पे जो चार्ज था वो डी क्यू था, और वो डी क्यू हमने फाइंड आउट किया था कैसे, डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, और इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आर डी थीटा, जो हमने दिखाया हुआ है लेमडा इंटू आर डी थीटा। यानी लेमडा इस आर डी थीटा में अगर इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बचेगा, 2q डी थीटा/π, ये बचेगा, ठीक है। तो ये डी क्यू भी आपने फाइंड आउट किया हुआ था, क्लियर। ये डी क्यू भी हमने फाइंड आउट किया हुआ था, 2q डी थीटा/π। तो अब हमको करना क्या है कि इस माइनस क्यू का माइनस डी क्यू पार्ट, और इस एलिमेंट का इस प्लस क्यू का ये एलिमेंट्री पार्ट प्लस डी क्यू में हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अब ध्यान देना, यहाँ पर तो माइनस डी क्यू होगा, और इससे आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे यहाँ पर प्लस डी क्यू होगा, और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो P जो होगा वो, सॉरी, ये जो माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा P नहीं होगा, dP होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्री चार्ज है ना। तो उस dP को जो कैलकुलेट करना, आप क्या एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज डी क्यू और इनटू
डिस्टेंस क्या, रेडियस के बराबर, और डी क्यू क्या निकाला हुआ था हमने, अगर आपको याद हो तो 2q डी थीटा अपॉन पाई और इंटू आर, यानी यहाँ से डी पी आ गया 2q आर डी थीटा अपॉन पाई। आई थिंक आपको जीपी कैसे हमने कैलकुलेट किया वो समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो ये डीपी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इस डीपी का इस डीपी का दो कंपोनेंट होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में, ये जो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा डीपी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, और वो क्या होगा डीपी साइन थीटा। ठीक है, इस डीपी कॉस थीटा से हम एक्स डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, और इस डीपी साइन थीटा से हम वाई डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट अगर हमने कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप पे आप ध्यान देना कि वो क्या है, वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि डीपी क्या आया था 2q_r डी थीटा अपॉन पाई। तो एक्स डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पर, एक्स डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट, चूँकि ये p था, सॉरी dp था, और इस dp का इधर वाला कंपोनेंट यानी इस थीटा एंगल था, तो ये dp cos थीटा हो गया था। इस dp का इधर वाला कंपोनेंट dp cos थीटा, और इस dp का इधर वाला कंपोनेंट dp sin थीटा हो गया था। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, तो x डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, px, और वो किसका इंटीग्रेशन होगा, dp cos थीटा का इंटीग्रेशन, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आपको चूँकि फिगर ऐसा था तो आप समझ सकते हो कि थीटा हमेशा 0 से 90 तक ही वेरी करेगा। अब इसमें आप देखो वैल्यू पुट कर दो dp का 2q_r बाई पाई cos थीटा और d थीटा, cos थीटा d थीटा, ये 0 से π/2 तक। अब क्या करो अगले स्टेप में, वो कांस्टेंट कॉमन ले लो 2q_r बाई पाई cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, 0 से π/2। अब sin 90 माइनस sin 0 करना, तो अपर लिमिट का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2q_r बाई पाई। ये क्या आ गया, ये एक्स डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन के डाइपोल मोमेंट के लिए हमको क्या करना होगा वो भी देखते हैं अगले स्टेप में। पी वाई निकालने के लिए हमको डीपी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, और थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से π/2। अब देखो सही से, डीपी का वैल्यू क्या था 2q_r डी थीटा अपॉन पाई, और यहाँ पर है साइन थीटा, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ठीक है, इसमें भी आप वही करना, जितना कांस्टेंट है बाहर कर लो, 2q_r बाई पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। ठीक है, इस चीज़ को आप सॉल्व करना, तो माइनस कॉस 90 है ना, माइनस कॉस 0 होगा, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल आके ये इस चीज़ का वैल्यू, ये जो इतना सारा चीज़ है इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा, तो 2q_r बाई पाई आ गया, ये भी क्या आ गया 2q_r बाई पाई। ठीक है, ये पी वाई भी क्या आ गया 2q_r बाई पाई। क्लियर? ठीक है, अब हमको दो वेक्टर मिल गया, पी एक्स और पी वाई, दोनों डायरेक्शन का मिल गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको क्या पी एक्स भी पता चल चुका है और पी वाई भी पता चल चुका है।
तो इसका रिजल्टेंट तो बीच से जाएगा, पी रिजल्टेंट। तो पी रिजल्टेंट जो हो जाएगा अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, चूँकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो यही होता है। तो आप देखना ये जो होगा इसका वैल्यू 2QR बाई पाई का होल स्क्वायर, और ये चीज़ भी वही होगा। तो इसमें क्या, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2QR बाई पाई पे तो स्क्वायर है वो बाहर हो जाएगा, यानी 2QR बाई पाई तो बाहर हो जाएगा, और ये √2 अंदर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख दो, ये आ गया रिजल्टेंट, यानी इस सवाल का सोल्यूशन 2√2QR/पाई होगा। तो जिस तरह से हमने 3-4 स्टेप में आपको हमने स्क्रीन पे बताया है, एकदम एग्जैक्टली हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप देखो जो तरीका हमने आपको यहाँ पर बताया था वो हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने तो वही किया, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल लिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया। अब एलिमेंट्री चार्ज, इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq होगा। उस चीज़ को हमने कैसे निकाला, चूँकि यूनिट लेंथ का चार्ज हमको पता है, उसमें हमने उस एलिमेंट का लेंथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उस एलिमेंट का लेंथ लेमडा में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली 2q d(θ/पाई) आ गया। ये एलिमेंट्री चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने, अब देख सकते हो, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से फिगर बनाया, फिर से फिगर बना के हमने यहाँ पर जो चार्ज था -q, उसमें से एक छोटा सा पार्ट -dq लिया, चूँकि हमने इस एलिमेंट पे कितना लिया हुआ है, इस एलिमेंट पे हमने कितना लिया हुआ है, +dq। अब आप देखो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ dp होगा, इस dp का इधर एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ठीक है। एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, तो यही होगा r। इससे हमने क्या कर लिया, एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट 2QR dθ/पाई हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, ये जो dp cos थीटा है, इसको इंटीग्रेट करके उस डाइपोल मोमेंट का x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। dp cos थीटा करके सॉल्यूशन किया हमने, dp का वैल्यू रखा 2QR dθ/पाई, और उसके बाद हमने sin 90 sin 1 - 0 करके ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट हमने ले आया 2QR/पाई। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, उसी तरह हमने क्या किया, y डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए dp sin थीटा को हमने क्या कर दिया है, y डायरेक्शन के कंपोनेंट के लिए हमने dp sin थीटा को इंटीग्रेट किया, और फाइनली ये वाला वैल्यू भी जो आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू 1 ही होगा, और ये ठीक है। यहाँ पर हमने लिमिट्स इंटरचेंज किया है, ये π/2 से 0 था, तो 0 से π/2 करने पे ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया है, ठीक है। वो चीज़ तो आपको दिख रहा होगा। इससे हमने py भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। px और py दोनों तो बराबर ही है। जैसे ही इतना हमने कर लिया, उसके बाद हमने, चूँकि दोनों डाइपोल्स px और डाइपोल मोमेंट्स क्या है, बोथ डाइपोल मोमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, इसलिए, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो √px² + py² हो गया। और बोथ डाइपोल मोमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बोथ डाइपोल मोमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद हमने इस चीज़ को रूट के अंदर रख दिया, √px², और फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। इस चीज़ को हमने 2-3 स्टेप करके आपको हमने स्क्रीन पे लिख के भी समझाया है, और यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है।
तो आपको क्या करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। पूरे 3 पेजेस में हमने सॉल्यूशन, 2 पेज में हाँ 2 पेज में हमने सॉल्यूशन किया है। एक ये पेज है, इसको पॉज करना और नोट कर लेना है, और इसको नोट कर लेना है। बाकी स्टेप्स तो हमने समझा ही दिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इस लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वो क्या है, और वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना एक्ट करेगा किसी डायपोल पे, ठीक है। उस चीज़ को हमने इसमें बताना है कि टॉर्क कितना एक्ट करेगा, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए आप ध्यान देना। मान लो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मानना होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई डाइपोल है। डाइपोल आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज से बनेगा डाइपोल। पॉजिटिव चार्ज पे आपको ये वेल नोन है कि ये जो फोर्स लगेगा ये फोर्स QE होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अगर है तो इन द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल है O, और ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। क्लियर। तो अब देखो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये डाइपोल को ऐसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, और ये भी डाइपोल को कैसे घुमाना चाह रहा है, यानी ये डाइपोल का टेंडेंसी ऐसे करना चाह रहा है, ऐसे। आई बात समझ में, ऐसे करना चाह रहा है। तो ये क्लॉकवाइज, इसके कारण भी टॉर्क क्या है क्लॉकवाइज, और इसके कारण भी टॉर्क क्या होगा क्लॉकवाइज। तो टॉर्क के लिए आपको करना क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है O, उससे आपको फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ऑब्वियसली। तो ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ पर देखो आप ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। और ये लेंथ अगर L है तो ये जो लेंथ हो जाएगा L साइन थीटा होगा। आप साइन थीटा अप्लाई करो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा L साइन थीटा। उसी तरह इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, जिससे ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल थीटा, जिससे इस लाइन का इस परपेंडिकुलर का लेंथ भी क्या हो जाएगा L साइन थीटा, ठीक है। तो प्लस Q के कारण इस पे जो टॉर्क होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्लस Q के कारण क्या होगा QE इंटू L साइन थीटा, है ना। ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब इस माइनस Q पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण भी क्या होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ L साइन थीटा, और ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज। जब ये वाला और ये वाला जैसे ही मैच मिलेगा तब क्या हो जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट, सॉरी टोटल टॉर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा QE L साइन थीटा क्लॉकवाइज, प्लस नेगेटिव चार्ज पे QE इंटू L साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्या आ गया 2QE L साइन थीटा हो जाएगा। और इस चीज़ को अगर आप सही से अगर आप लिखना चाहो तो Q इंटू 2L और E साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो Q इंटू 2L है ये एक्चुअल में क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो PE साइन थीटा हो जाएगा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा। अब देखो तो ये AB साइन थीटा का फॉर्म है। AB साइन थीटा किसका फॉर्म होता था A क्रॉस B का,
तो टॉर्क भी क्या आ गया, टॉर्क का जो फॉर्मूला आ गया फाइनली, टॉर्क जो आ गया एक्टिंग ऑन डाइपोल पी ई साइन थीटा। यानी कोई डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है और वो डाइपोल किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, और वो डाइपोल का एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो P साइन थीटा एक्चुअल में AB साइन थीटा का फॉर्म है, तो वेक्टर टॉर्क जो हो जाएगा, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, इसका वेक्टर फॉर्म है P क्रॉस E। क्लियर। अब आप देखो एक चीज़, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया है ना, तो ये टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल हो गया। अब आप इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी देख लो, जैसे आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और डाइपोल कुछ ऐसा है, तो ये वेल नोन है कि इधर नेगेटिव चार्ज रहा होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज, तभी तो ऐसा है। और ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर ये वेक्टर E के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, PE साइन थीटा। ठीक है, पहला इसमें स्पेशल केसेस आपको देखना है, स्पेशल केसेस। पहला केस क्या है, जब P और E के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी ये जो प्लस Q है ना यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस Q यहाँ पर, ऐसे में ये P भी हो जाएगा E के डायरेक्शन में, और ये जो पोजीशन कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब थीटा 0 यहाँ पुट करना है इस फॉर्मूले में, तो ऐसे कंडीशन में साइन 0 0 हो जाएगा, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा डाइपोल पे, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक पोजीशन होता है दूसरा, जिसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 डिग्री का केस होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और थीटा 180 का केस है, तो इधर प्लस Q आ जाएगा और इधर माइनस Q आ जाएगा, यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस केस में आप साइन 180 अगर इस फॉर्मूले में पुट करना P साइन थीटा में, तो फिर से एक बार टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, इन बोथ दी केसेस डाइपोल मोमेंट विल बी 0। एक केस है जब डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है, और वो केस क्या है, वो ये केस है, ये सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और डाइपोल ऐसा हो जाए, यानी ऐसा, और ऐसे केस में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा, और यहाँ पर 90 डिग्री अगर आप रखना तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो ऐसे में यही केस है जिसमें टॉर्क मैक्सिमम फील होगा, और वो होगा PE। ठीक है, और आपको ये वेल नोन होगा आपको कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। देखो एक QE इधर है और एक QE इधर है, तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से नेट टॉर्क 0, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, देन वो अगर वो सम एंगल बना रहा है, देन वो नेट फोर्स तो 0 फील, उस पर नेट फोर्स तो 0 होगा, बट नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क 0 कब होगा, आपको हमने बता दिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, यानी थीटा 0 और थीटा 180 के केस में। ठीक है, आई थिंक आपको टॉर्क का कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर वही किया है। सबसे पहले तो हमने ये फिगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ
कि ये फिगर में हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, इसमें कोई डाइपोल है, ये वाला डाइपोल दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क नहीं है, ये डाइपोल है। तो हमने जो हमने इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ हमने यहाँ पर बता दिया है। लेट अस कंसीडर ए बी इज ए डाइपोल ऑफ चार्ज q एंड लेंथ 12, o इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, ठीक है, सच दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड एक्सिस ऑफ डाइपोल ए बी इज थीटा। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी q इंटू 12, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी स्टेप्स तो हमने बताया ही है। अब आपको देखो फोर्स प्लस q पे कितना लग रहा था, QE जो E के डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, फोर्स जो प्लस q पे लग रहा था वो QE E के डायरेक्शन में, और माइनस q पे QE ही लग रहा था अपोजिट टू E। दीज टू फोर्सेस क्या चाह रहे थे, एक्सिस ऑफ डाइपोल को, जैसे ये E है और ये डाइपोल है, उसको इसके अलोंग लाना चाह रहे थे, यानी इसको ऐसे ऐसे करना, यानी उसके अलोंग लाना चाह रहे थे। जब दोनों इस चार्ज पर का नेट टॉर्क और इस चार्ज पर का नेट टॉर्क अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज था, इसलिए हमने क्या किया, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करते हैं, ऐड करके हमने पी ई साइन थीटा लाया, और पी ई साइन थीटा का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा पी क्रॉस ई, ठीक है, वो हमने कैलकुलेशन में कर दिया। अब फिर हमने आपको बताया कि पी और ई जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इस इक्विलिब्रियम के केस में टॉर्क जीरो होता है। फिर हमने बताया पी और ई अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इस केस में भी टॉर्क ज़ीरो होगा। जब पी और ई परपेंडिकुलर हो, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो, देन थीटा क्या होता है, 90 होता है, और ये टॉर्क इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम आपको क्या करना है, इन सब पेजेस को पॉज करना है और छाप लेना है, ठीक है। अब हम लोग लेक्चर के अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, और ये सेगमेंट क्या है वो देखते हैं, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन रोटेटिंग ए डाइपोल। किसी ऑन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल दिख रहा है आपको, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कॉम्बिनेशन से बना, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तब इसको रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा स्टोर्ड, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके लिए हमने क्या किया है कि थीटा एंगल पर अगर है तो थीटा एंगल पे अगर है तो हमने डाइपोल को विथ एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्चुअल में डाइपोल तो ऐसा था, एक्चुअल में डाइपोल तो ये था, ठीक है, उसको हमने विथ एक्सटर्नल एजेंट, ये थीटा एंगल पे था, विथ एक्सटर्नल एजेंट हमने थोड़ा सा इसको और टी थीटा एंगल पर ले गए, ठीक है। यानी आप ध्यान देना, इसका टेंडेंसी किधर है, इस डाइपोल रोटेशन का क्लॉकवाइज टेंडेंसी है ना, इसका भी क्या है, क्लॉकवाइज, और हम इसको जो रोटेट किए हैं कैसा किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, और डी थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको आप एंगल वेक्टर बोल सकते हो। तो अब देखना है यहाँ पर, तो हमको पता है कि ये पता है हमको कि थीटा एंगल पर कोई भी डाइपोल कितना टॉर्क फील कर रहा होगा, पी साइन थीटा, जस्ट अभी हमने बताया। अब छोटे से डी थीटा एंगल के लिए जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, अब देखो, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, है ना,
तो लीनियर मोशन में जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू लीनियर फोर्स डॉट फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। यही जो वर्क का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाएगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डी थीटा के लिए डी डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये रोटेशनल मोशन का वर्क डन है, रोटेट कर रहा है ना उसको, तो टाउ डॉट डी थीटा। अब आप देखो टॉर्क तो क्लॉकवाइज था, टॉर्क क्या था क्लॉकवाइज, और डी थीटा क्या था एंटी क्लॉकवाइज। तो आप बोल सकते हो दोनों का सेंस अपोजिट है, यानी एंगल दोनों का क्या है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मान लो डाइपोल थीटा 1 एंगल पे था, मान लो डाइपोल थीटा 1 एंगल पे था और इस डाइपोल को कहाँ ले जाना है, थीटा 2 एंगल पे ले जाना है। इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे ले जाना है। तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, आपने फाइनली निकाला क्या हुआ है, हमने जो निकाला हुआ है वर्क डन वो छोटे से डी थीटा एंगल का निकाला हुआ है। अब इसी छोटे से वर्क डन को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, टोटल वर्क डन निकालने के लिए थीटा 1 से थीटा 2 हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 1 से थीटा 2 था, तो नेगेटिव साइन हटा के हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन नहीं, माइनस नेगेटिव साइन तो अंदर में ही है, तो उस नेगेटिव साइन को आप बाहर निकाल लो, पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली वर्क डन जो आया वो कितना आया, पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और ये जो वर्क डन आया है वो क्या, वो डाइपोल पे लगने वाला जो डाइपोल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था उसके कारण आया था, यानी ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या टॉर्क है। ठीक है, तो ये तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क या फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो पी ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आप देखो अब आपको ये पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो इधर तो एज इट इज़ रहने दो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आया फाइनली वो आ गया, इस माइनस को अगर आप इधर ले जाना तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। और ये इसी पे क्वेश्चन आता है, आपको बोल देगा कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फ्रॉम 30 to 60 दिस दैट, इसी टाइप का क्वेश्चन सब रहेगा आपको, लेकिन वो रहेगा एक्सटर्नल एजेंट के कारण ही रहेगा। जनरली तो आपको जनरली फार्मूला में ये वाला फार्मूला वर्क डन ऑन रोटेटिंग ए डाइपोल में ये वाला फार्मूला ही यूज़ होगा। क्लियर, तो वर्क डन तो हमको समझ में आ गया है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो आया था वो क्या आया था, पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया था। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क या फोर्स है, तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा, और तो ये कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है,
अब आप देखो ये जो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता है। तो P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा ये। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, ये जो डेल यू होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और उसमें नेगेटिव अगर लगा देना तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब आपको ये तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला आ गया, जिसको आपको अभी और इसमें हमको और एज्यूम्शन यूज़ करना है। तो आप ध्यान देना, वो जो एज्यूम्शन है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो यू यहाँ पर जो आया था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, वो आ गया था पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आपको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। तो एज्यूम कर लो थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम कर लो, यू फाइनल या यू एट थीटा 2 क्या एज्यूम कर लेना है आपको, 0। एक पोजीशन तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक रेफरेंस पॉइंट तो आपको लेना होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के केस में तो जैसे ही आप थीटा 2 90 का लेना, तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा और इधर ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली यू इनिशियल क्या आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 का नेगेटिव, यानी यू इनिशियल जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस पी डॉट ई, कॉस थीटा है तो पी डॉट ई। और आप यहाँ पर देखो थीटा 1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इनिशियल एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो आप ध्यान देना, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कोई डाइपोल है ये, और ये डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो आपको बोलेगा कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो आप आँख मूंद करके इसका पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा किस चीज़ से दिखाते हैं, यू से। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आँख मूंद के क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। चूँकि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो हमेशा उस टाइम जो एंगल है उसी पे डिपेंड करेगा। थीटा एंगल पर अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी उसी एंगल पे डिपेंड करेगा, पी कॉस थीटा, जिसको आप माइनस वेक्टर पी डॉट ई लिख सकते हो, चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है। थीटा एंगल पर अगर कोई डाइपोल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा होगा। लेकिन उस ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको वेल नोन है कि थीटा 2 जब 90 डिग्री है ना, तब आपको वेल नोन है कि वहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले, इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या याद रखना ज़रूरी है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहाँ पर माना हुआ है, 90 डिग्री पे। ठीक है, क्लियर? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी चीज़ को हमने इस पेज में सही से किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने इस वर्क डन को एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन में बताया आपको। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एक्चुअल में कंजर्वेटिव है, वो क्या है, कंजर्वेटिव, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिससे ये आ गया स्टेप। उसके बाद तो आपको समझ ही रहे हो, कॉस थीटा अगर है तो डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया है। ये लास्ट में ये रिमार्क्स भी हमने बता दिया, अगर थीटा एंगल पे अगर कोई डाइपोल है तो वो विल होना है कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा उसमें पी कॉस थीटा है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर 0 माना हुआ है, थीटा 2 इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर